गुड मॉर्निंग। क्लास 5 सब्जेक्ट ईवीएस सोशल स्टडीज चैप्टर 5 आवर फ्रीडम स्ट्रगल। तो आज इस चैप्टर में हम हमारे कंट्री का जो आज का हम जो इंडिया देखते हैं उसका जो बैकग्राउंड था वो कैसा था और तब से लेकर आज मॉडर्न एज में इंडिया जो बना है उसके पहले यहाँ के लोगों को क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ी, उनकी क्या वजह थी, कौन लोग जो थे इन्होंने हमारे कंट्री में आया और हमको परेशान किया, वो हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो आपने एक चीज सुना होगा कि इंडिया को भारत या हिंदुस्तान भी कहते थे और यहाँ पर बहुत वेल्थ थी, बहुत रिच कंट्री था। हमारे पास में बहुत सारा जो नेचुरल सोर्सेज थे, उसके अलावा गोल्ड डायमंड वगैरह बहुत था। तो जो फॉरेन के लोग थे, बहुत अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग टाइप में टाइम पर इंडिया में आए, उन्होंने आक्रमण किए और हमारे लोगों को लूट कर वो लोग ले जाते थे अपने कंट्री। अलग अलग देशों से आते थे और यहाँ की संपत्ति या वेल्थ को लूट कर ले जाते थे, क्योंकि इंडिया को तब सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो एक अट्रैक्शन था, विदेशी आक्रमणकारी फॉरेन इन्वेडर्स आते थे और यहाँ से सामान लूट के चले जाते थे। ऐसा बहुत वर्षों तक चला। उसके बाद में कुछ एक लोग आए यहाँ पर और वो लोग बस गए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बस गए और बाद में उन्होंने इंडिया में ही अपना सोसाइटी डेवलप कर ली, अपने लोगों को एक्सपांड कर लिया इंडिया में। तो ऐसा बहुत सारे जो थे, एक के बाद एक गुलाम खिलजी सैयद और लास्ट में मुगल एम्परर्स जो थे वो इंडिया पर रूल कर रहे थे। हम थोड़ा उससे आगे की तरफ में बात करते हैं। इंडिया जो था, यहाँ पर जो आते थे आक्रमणकारी, वो लोग घोड़ों या ऊंट पर आते थे, मतलब सड़क से आते थे। सड़कें भले ही डेवलप नहीं थी पर वो लोग बाय रोड आते थे। उसके बाद में इंडिया को कनेक्ट करने के लिए दूसरा कोई भी रूट नहीं था। अब हम बात करेंगे ट्रेड कॉन्टैक्ट्स ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ की कुछ चीजें जैसे मसाले, कॉटन का कपड़ा, मलमल, ये सब जो चीजें थी जो इंडिया में तैयार होती थी, इसका वर्ल्ड लेवल पर बहुत अच्छा मार्केट था। तो इंडिया के कॉन्टैक्ट इंडिया के आसपास के बहुत सारे देशों में थे, जैसे इजिप्ट, अरेबिया, पर्शिया, सिलोन, जावा, सुमात्रा, ऐसे देशों में भारत से ट्रेड यानी कि व्यापार होता था। अब हम बात करेंगे सी रूट फ्रॉम यूरोप। 1498 में वास्को डी गामा नाम का पोर्टुगल कंट्री का एक नाविक था, सेलर या जहाजी था। वो अपना जहाज लेकर समुद्र के रास्ते से पहली बार यूरोप से इंडिया आया। इसके पहले समुद्री जहाज से कोई भी इतनी दूर तक नहीं ट्रैवल किया था। तो पहले जो था वो ट्रेड जो होता था, वो ट्रेडर्स जो थे वो व्यापार करने के लिए आते थे और चले जाते थे। जब पोर्टुगल से पहली बार यूरोप से कोई आया, तब धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज सी रूट से इंडिया में आने लगे। वास्को डी गामा जो था वो सबसे पहले कालीकट नाम की प्लेस पर इंडिया में आया था। अब जो यूरोप का पोर्टुगल कंट्री था, वहाँ के लोग आए इंडिया में। उसके बाद में ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग मतलब व्यापार करने के लिए। उसके बाद में डच लोग आए, फिर फ्रेंच लोग आए और फिर ब्रिटिशर्स आए। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना कॉलोनी बहुत बड़ा सा एक्सपांड कर लिया और यहाँ पर स्थायी रूप से बसने लग गए। पहले जो ट्रेडर्स थे वो ट्रेडिंग करके चले जाते थे, व्यापार करके चले जाते थे, लेकिन पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स जो थे इन्होंने इंडिया में ट्रेडिंग का अपना कंपनी सेटअप कर लिया था और फिर यहाँ पर वो लोग रहने भी लगे थे। जो ब्रिटिशर्स थे सबसे ज्यादा ये लोग इंडिया में आकर रुके थे और 200 साल के करीब उन्होंने इंडिया में अपना रूल या शासन चलाया था। अब हम बात करेंगे कंपनीज फॉर ट्रेड। जो पोर्टुगीज लोग थे उन्होंने अपना व्यापार चलाने के लिए कंपनीज की एस्टेब्लिशमेंट किया था या स्थापना की थी, जिसके थ्रू वो लोग व्यापार करते थे। धीरे धीरे डच लोग आए, उन्होंने पोर्टुगीज को भगा दिया,
फिर फ्रेंच आए और पोर्टुगीज डच कम हो गए, फिर ब्रिटिशर्स आए तो बाकी सब जो थे वो कम होते गए और ब्रिटिशर्स ने अपना ट्रेडिंग बहुत एक्सपांड कर लिया। इनके साथ में उन्होंने अपने जो ट्रेडिंग सेंटर थे उसको कंपनी नाम दे दिया था, उस कंपनी को एक्सपांड करा उन्होंने और कंपनी का सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पर उन्होंने अपनी आर्मी वहां पर एस्टेब्लिश करना शुरू कर दी। आर्मी यानी कि उनके सैनिक और उनके पास में बहुत आधुनिक हथियार थे। तो धीरे धीरे उन्होंने आसपास में जहां पर ये लोग बसे थे वहां के लोगों को डराना धमकाना चालू कर दिया। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने सूरत में अपने कारखाने खोले, फिर चेन्नई, तब उसको मद्रास कहा जाता था, फिर बॉम्बे जिसको अभी हम मुंबई कहते हैं, पहले उसको बॉम्बे कहा जाता था, फिर कोलकाता जिसको पहले कलकत्ता कहा जाता था। बड़े बड़े सिटी में इन लोगों ने अपना जो था कंपनीज खोल रखी थी और इंडिया को ये लोग रूल करना स्टार्ट कर दिया था। अब हम बात करेंगे एंट्री ऑफ ब्रिटिश। एंट्री ऑफ जो ब्रिटिश था वो मुगल एम्परर था। हमारे यहाँ पर मुगलों का शासन था। जब एक यूरोपियन कंट्री के लोग जब आए तब इंडिया में मुगल लोगों का शासन था। तो मुगल एम्परर था जहांगीर, जिसने ब्रिटिशर्स को अपने यहाँ से ट्रेडिंग करने के लिए जमीन दे दी थी, बसने के लिए कॉलोनीज वगैरह में उसने हेल्प की थी। तो ब्रिटिशर्स वैसे इंडिया में आकर सेटल होना शुरू हुए। फिर ब्रिटिशर्स ने अपने ट्रेडिंग के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया या स्थापना की। 1600 सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आई और उसने अपने यहाँ पर आर्मी शुरू करी। छोटी छोटी प्लेसेस के राजा महाराजाओं के साथ में उन्होंने धोखे से उनका राज्य हड़पने की कोशिश की। तो जो बंगाल था, बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने उसका विरोध किया। तो पहली बार ब्रिटिश आर्मी के साथ में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का फाइट हुआ, वॉर हुआ। उसको बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला की हार हुई और उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो और ज़्यादा पावरफुल हो गई कि इंडिया के छोटे छोटे जो राज्य थे उनको डरा कर धमका कर जीता जा सकता था। और यह जो हुआ था 1754 में रॉबर्ट क्लाइव नाम का जो अंग्रेज था उसके लीडरशिप में हुआ था। अब यहाँ पर एक मैंने पॉलिसी लिखा है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब इंडिया को रूल करने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई थी। पॉलिसीज का मतलब उसके अकॉर्डिंग वो हमारे ऊपर रूल करेंगे। रूल करना मतलब हमें कैसे रहना है, उसके लिए नियम कायदे वो लोग बनाएंगे जिसको हमको फॉलो करना है। तो डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी था, उस पॉलिसी का मकसद क्या था? हमारे यहाँ के जो लोकल लोग थे उनको आपस में लड़ाना और फिर अपना मकसद पूरा करना। जैसे हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम थे, राजा महाराजा थे, तो दो राजा महाराजाओं को आपस में लड़ाना, भड़काना, धमकाना, फिर जब वो लड़ेंगे तब किसी एक का सपोर्ट करना, अपनी आर्मी भेज के तो दूसरे को हरा देना, फिर जो हार जाएगा उसका राज्य भी अपने में मिला लेना। तो ब्रिटिशर्स ने यह पॉलिसी चलाकर इंडिया के बहुत सारे जो जगह थी उसको अपने कब्जे में ले लिया था। अब एक और मैंने लिखा है डिससैटिस्फैक्शन अमंग इंडियंस। अब जो बहुत टाइम से ब्रिटिशर्स फैलते जा रहे थे और उन्होंने इंडिया को बहुत बुरी तरह से परेशान कर रखा था हमारे लोगों को, तो लोगों में डिससैटिस्फैक्शन मतलब असंतोष होने लगा। असंतोष क्यों? लगातार कोई हमारे ऊपर रूल कर रहा है तो हमको अच्छा थोड़ी लगेगा, बुरा लगेगा ना हमको। हमारी जगह पर हमको ही परेशान किया जा रहा है, तो डिससैटिस्फैक्शन शुरू हुआ। अब जो डिससैटिस्फैक्शन शुरू हुआ उसके बहुत अलग अलग टाइप के कारण है। पहला है सोशल कॉज। सोशल मतलब सामाजिक रूप से जो भी हमारे कंट्रीमैन थे या जो हमारे लोग थे वो सामाजिक रूप से परेशान थे, क्योंकि अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की कुछ पॉलिसीज थी जो उनको परेशान करती थी। फर्स्ट यहाँ पर मैंने लिखा हैवी टैक्सेस। जो लोग जो काम करते थे उन काम से उन लोगों के ऊपर टैक्स डाले गए थे, बहुत ज्यादा टैक्स या कर डाले गए थे। इससे लोगों के पास में इनकम से भी ज्यादा
कर के अंदर पैसा चला जाता था, तो लोग जो थे हमारे बहुत गरीब हो गए थे। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण है फोर्स टू ग्रो इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है नील, जो हम हमारे कपड़ों को व्हाइट करने के लिए डालते हैं। व्हाइट कपड़ा जो होता है उसको वॉश करने के बाद में नील में डिप करते हैं, आप लोगों ने घर में देखा होगा ये। तो वो जो होता है वो इंडिगो होता है, यह खेती में उगता था। इंडिया के अंदर बहुत अच्छा क्वालिटी का होता था। तो फोर्सफुली ब्रिटिशर्स ने किसानों को बोला कि आप वो नील जो है वो अपने खेत में लगाओ। लेकिन जब ये टाइप का डाई होता है, कलर होता है, तो जब कोई भी फार्मर अपने खेत में इंडिगो या नील लगाता है तो उसके बाद में आने वाले कुछ सालों में उसका जो खेत होता है वो बैरन हो जाता है या बंजर हो जाता है, इसलिए लोग इसको लगाना नहीं चाहते थे। पर ब्रिटिशर्स ने इसको लगाने के लिए फोर्स करा, तो भी लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, तो अगेंस्ट होने लगे थे। एक और इम्पोर्टेंट कारण था फिनिश गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। ब्रिटिशर्स जो थे वो ब्रिटेन या इंग्लैंड से आए थे, तो उन लोगों ने एक और पॉलिसी यहाँ पर ऐसा निकाला कि हमारे यहाँ का जो रॉ मटेरियल था जो इंडिया में तैयार होता था वो काफ़ी सस्ता पड़ता था, उसको वो लोग इंडिया से ले जाते थे और वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज में फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर लेते थे और फिनिश गुड तैयार सामान वहाँ से इंडिया में लेकर आते थे। और तब इंडिया में जो काम चलता था बहुत सारी चीज़ों का वो हाथ से चलता था, जैसे कपड़ा हाथ से बनता था या दूसरे कोई जो कारखाने जो थे जैसे पेपर वगैरह, तो वो सब हाथ से बनता था। तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था, मैन पावर भी ज़्यादा लगता था और मेहनत ज़्यादा लगती थी और ये महंगा भी पड़ता था। अब जो फैक्ट्री में सामान बन के आता था इंग्लैंड से वो स्पीड में बनता था और बहुत अच्छी क्वालिटी का बनता था और उसका पैसा भी बहुत कम होता था, तो लोकल जो लोग थे वो उसको खरीद लेते थे। तो यहाँ के जो कारीगर थे उनको काम नहीं मिलता था, तो उनकी भूखों मरने की नौबत आ गई थी। तो ये 3 कारण जो थे जिससे भारत के जो लोग हैं वो गरीब होते जा रहे थे, इसलिए ब्रिटिशर्स के लिए वो लोग बहुत गुस्से में थे। अब एक लिखा है मैंने पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीति। राजनीति के अंदर भी कुछ ऐसे रूल्स निकाल दिए थे फोर्सफुली जो किसी भी राजा महाराजा के लिए परेशान करने वाले थे, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स। ऐसे राजा महाराजा, ये पॉलिसी जो बनाई थी ऐसे लोगों के लिए, ऐसे राजा महाराजा जिनका अपना खुद का पुत्र संतान नहीं होती, उसका जो सारा राज्य है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने में मिला लेती थी। तो इससे भी जो राजघराने थे उनके अंदर बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन हुआ, जैसे लक्ष्मीबाई क्वीन ऑफ झांसी और बेगम हजरत महल क्वीन ऑफ ओध, ऐसे बहुत सारे लोग जो थे उनको अपनी पुत्र संतान न होने के कारण अपने राज्य जो थे वो अंग्रेजों को नहीं देने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था इस रूल के कारण, और यह लॉर्ड डलहौजी ने बनवाया था। अब रिलीजियस कॉज, रिलीजियस मतलब धार्मिक मामला जो हमारे धर्म से जुड़ा था। हमारे यहाँ पर बहुत अलग अलग धर्म को मान्यता देने वाले लोग रहते हैं, आपस में बहुत अच्छे तरीके से रहते थे। पहले डिवाइड एंड रूल के नाम पर उनको परेशान किया गया, भड़काया गया, और उसके बाद में उनको परेशान करने के लिए वहाँ के जो आर्मी मैन थे, ब्रिटिश आर्मी के जो सिपाही थे, जो इंडियन थे, उनके लिए एक नया राइफल आया। राइफल आपको सबको पता है, आपने वॉर मूवीज देखी होगी, मंगल पांडे, मणिकर्णिका, क्वीन ऑफ झांसी, आपने मूवीज देखी होंगी तो आपने देखा होगा राइफल। तो मॉडर्न एम्यूमेंट्स और आर्मामेंट्स उनके पास में थे, हथियार थे, तो उसमें जो राइफल थे उस राइफल के अंदर का जो कार्ट्रिज होता है, जो कारतूस होता है, वो कारतूस जो था उसके अंदर ग्रीस या वैक्स लगा होता था, और वो जो वैक्स या ग्रीस लगा होता था वो सुअर या गाय की फैट्स से बनने वाला होता था, और जो सिपाही होते थे उनको अपने मुंह से उसको खोल के थ्रो करना होता था या फिर लोड करना होता था राइफल के अंदर। तो हमारे जो इंडियन सोल्जर ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करते थे उनका जो रिलीजियस था, उनका जो धर्म था, वो उनको गाय और सुअर के फैट को मुंह में टच करना अच्छा नहीं मानता था। तो सिपाही लोग जो थे वो भी ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट हो गए थे, ये भी एक कारण था बहुत डिससेटिस्फेक्शन का।
अब रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, बहुत सारे कारण देख लिए हमने, सोशल देखे, पॉलिटिकल, रिलीजियस। तो अब बहुत अति हो गई, बर्दाश्त के बाहर हो गया इंडियन की। तब इनने एक विद्रोह शुरू किया, विद्रोह या विरोध करना, जिसको रिवॉल्ट कहा जाता है। तो ब्रिटिशर्स का रिवॉल्ट सभी जगह से, सोशल तरफ से भी, पॉलिटिकल से भी, और सब एक साथ में आकर अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हो गए। उसको रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहा जाता है। तो पहली बार सब लोग यूनाइट हुए थे और उन्होंने 1857 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट चालू कर दिया था। अब बैरकपुर नाम का जो जगह है, वहां का एक सिपाही था मंगल पांडे नाम का, उसने सबसे पहले अपने सार्जेंट पर अटैक किया था और वहां से रिवॉल्ट की शुरुआत मानी जाती है 1857 के। अब जो रिवॉल्ट के लिए मंगल पांडे ने जो काम किया, उससे आसपास के जितने भी जो छोटे छोटे जगह थी, वहां के लोगों को प्रोत्साहन मिला, वो लोग यूनाइट होते गए। इसलिए ब्रिटिशर्स ने मंगल पांडे को फांसी दे दी रिवॉल्ट को दबाने के लिए। अब बहादुर शाह जफर जो थे सेकंड, हमारे जितने भी इंडियन छोटे मोटे राजे रजवाड़े थे, इन्होंने इनकी लीडरशिप में 1857 का रिवॉल्ट लड़ने के लिए तैयार किया। तो जब ब्रिटिशर्स को ये पता चला कि सारे इकट्ठे होकर अटैक कर रहे हैं, तो इन लोगों ने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू किया। और तब छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ होती थी, उसको दबाने में ब्रिटिशर्स कामयाब इसलिए हो गए क्योंकि हमारे पास में हथियार जो थे वो पुराने थे, तलवार थे, भाले थे, तीर कमान थे। और जो ब्रिटिश आर्मी के जो सोल्जर थे, उनका आर्मी जो था वो वेल ऑर्गेनाइज और वेल इक्विप आर्मी था। उनके पास में कैनन्स या तोप थी, उनके पास में राइफल्स थी। तो वहाँ के जो सोल्जर थे वो ट्रेनिंग लिए हुए थे। और हमारे जो लोकल जो लोग थे, उनके पास में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा पड़ा था, लेकिन आधुनिक हथियार नहीं थे और बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं थी। तब जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, उसको ब्रिटिशर्स ने किसी भी तरह से दबा दिया था। इसी को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ? इसके दो इफेक्ट हुए। पहला इफेक्ट जो हुआ कि इंडियन लोग समझ गए कि अब हमको अपनी आर्मी को भी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और जो वेपन्स या हथियार है उनको भी हमको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, हमको टेक्नोलॉजी भी वॉर के लिए डेवलप करनी पड़ेगी। और उसका एक इफेक्ट ये हुआ, मुगल एम्परर जो थे उनको खत्म कर दिया। बहादुर शाह जफर को जेल कर दी, इंडिया से बाहर बर्मा में, रंगून में, जिसको अभी म्यांमार कहा जाता है, वहां पर भेज दिया। और मुगल डायनेस्टी जो थी वो इंडिया में खत्म हो गई और इंडिया का पूरा रूल अब जो है, क्योंकि रिवॉल्ट बहुत जगह, छोटी छोटी जगह में एक साथ में आने लग गया, तो ब्रिटिशर्स को अब इंडियन को कंट्रोल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होने लग गया। इसलिए जो इंग्लैंड में ब्रिटिशर्स की जो क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, उसने अपने आप को एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित कर दिया और इंडिया को रूल करने का पूरा डिसीजन अपने हाथ में ले लिया। उसने इंडिया में वाइसरॉय नियुक्त किए और जो वाइसरॉय उसके विक्टोरिया क्वीन के ऑर्डर को इंडिया में लागू करने का काम करते थे। तो आज इस फ्रीडम स्ट्रगल चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारा जो कंट्री था वो सोने की चिड़िया था, लोग उसको लूटने के लिए आते थे, लूट के चले जाते थे। जब नया सी रूट बना तो वहाँ से यूरोपियन आने लगे, यूरोपियन यहाँ आकर सेटल हो गए। सेटल होने के बाद में इंडियन को परेशान करने लगे। इंडियन को परेशान करने के लिए बहुत सारे उन्होंने पॉलिसी बनाई। उन पॉलिसी से उन लोगों ने करीब 200 साल तक इंडियन पर रूल किया। और जब इंडियन इसका रिवॉल्ट किया तो पहली बार अनऑर्गेनाइज और यूनाइट नहीं थे, इसलिए वो जो रिवॉल्ट था वो अनसक्सेस हुआ। थैंक यू।